हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 167 अद्विका का चंडी स्वरूप समीर गिल की चाल। अद्विका इस वक्त अपने किडनैपर्स के सामने खड़ी थी और उन किडनैपर्स ने उसे सारी हकीकत बता दी थी। अद्विका ने जब ये बात सुनी तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उदय उसके साथ ऐसा करने की सोच सकता है। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, फिर उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आई, बिल्कुल शौर्य की तरह। उसने एक गाना गाते हुए उन गुट को देखा। गलियां रोशन रखना, सारी सारी रातें जगना, आने वाला लौट न जाए, आने वाला लौट न जाए। उसके बाद अद्विका ने अपना हाथ झटक दिया और काले आग की लपटें उसके हाथ से निकलने लगी। उसके बाद उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ उन गुंडों की चीखें सुनाई देने लगी, जो कुछ समय बाद अपने आप बंद हो गई। अद्विका ने उन गुंडों के साथ उनकी गाड़ी को भी जला दिया था। उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठ गई। इस वक्त भी वह वही लाइन दोहरा रही थी। अद्विका का ये रूप बेहद डरावना लग रहा था। दूसरी ओर आज सुबह से समीर गिल बेहद परेशान था। उसने इतनी मिन्नतें करने के बाद भी वह नहीं माना। उसे आज भी वह 20 साल पहले की रात याद आ रही थी, जब उसने अपने परिवार की खातिर अपनी पत्नी को त्याग दिया था। असलियत यही थी कि 20 साल पहले अभिमान के मां को बेइज्जत करके खुद समीर ने घर से निकाला था। इसके पीछे समीर का परिवार जिम्मेदार था। मगर अब जब समीर को अपने बेटे की जरूरत महसूस हुई तो वह उसे वापस लेने के लिए आया था। अभिमान के मां ने अभिमान से ये सच्चाई छुपा कर रखी थी। उसने अभिमान को सिर्फ ये बताया था कि समीर एक एक्सीडेंट में मारा गया था। समीर उस रात को बार बार याद करके खुद को कोस रहा था। उसे भी अच्छे से मालूम था कि उसकी पत्नी बैक थी, फिर भी उसने ऐसा खेल अपने परिवार के खातिर अपने पत्नी के साथ खेला था। कुछ सोचकर समीर ने अभिमान से मिलने के लिए शौर्य के ऊपर दबाव बनाने की सोची, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि शौर्य से पंगा उसे महंगा पड़ सकता है। इसीलिए उसने शौर्य को इमोशनली ब्लैकमेल करने की सोची और रागिनी और दुष्यंत की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन निकाली। समीर को इतना पता था कि शौर्य अपने माँ बाप से दूर रहता है और उनके बीच के रिश्ते की खटास को वह अच्छे से जानता था। उसने रागिनी और दुष्यंत को फोन करके उन्हें बताया कि वह शौर्य और उनके बीच सुलह करवा सकता है। वह शौर्य को उनसे फिर एक बार मिल सकता है। ये सुनकर दुष्यंत और रागिनी को फिर एक बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो लोग अब शौर्य को अच्छे से जानते थे कि वह उन्हें अपने सामने देखना तक नहीं चाहता है, पर समीर की वजह से उन्हें एक उम्मीद दिखाई दी। समीर ने उन्हें बताया था कि वह शौर्य के दोस्त का पिता है और शौर्य उनकी बात को बिल्कुल नहीं टाल सकता। इसी वजह से दृश्य भी बिना सोचे समझे मुंबई के लिए रागिनी के साथ निकल गया। वे दोनों भी उसी शाम मुंबई पहुंच चुके थे। इधर अद्विका रात के 9 बजे के आसपास उदय के विला पर पहुंच चुकी थी। उदय ने पूरे विला के अंदर मौजूद सभी लोगों को छुट्टी पर भेज दिया था और अपना कमरा फूलों से सजा दिया था। आज वह विस्की के पैग पर पैग लगाए जा रहा था। जब अद्विका उसके विला पर पहुंची तो उसने सबसे पहले उदय को देखा, जो कि अपनी ही धुन में गाना गुनगुनाते हुए अपने पैगा का मजा ले रहा था। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। तभी अचानक उदय की आवाज रुक गई। उसके सामने अद्विका अपने बाल खुले रखकर खड़ी थी। इस समय वह किसी चंडी से कम नहीं लग रही थी। अद्विका ने उदय को देखा और फिर एक शैतानी आवाज में बोली, तुम तो मेरे लिए गालियां रोशन रखी है, दरवाजे खुले हैं और तू मेरे इंतजार में जाग रहा है। मैंने जैसा कहा तुम किया, पर क्या करे, ये रात मिलन की नहीं दहन की है। तेरी बदकिस्मती है ये। उदय को मानो कोई शौक लगा हो, वह आंखें फाड़कर अद्विका को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके लोग कहाँ चले गए हैं। वो लोग क्यों अद्विका के साथ नहीं आए और ये अद्विका आज इतनी खतरनाक क्यों दिखाई दे रही है। तभी अद्विका ने भारी भारी कदमों से उदय की ओर जाने लगी। उसका हर एक कदम उदय को अंदर तक डराने के लिए काफी था। उसके हाथ पैर जम चुके थे। तभी अद्विका के माथे पर बना लाल रंग का त्रिशूल सुनहरे रंग से चमकने लगा और उसके बाल हवा में लहराने लगे। अद्विका की आंखें लाल हो गई और उसके माथे का त्रिशूल अब अपना आकार बदलने लगा। अद्विका के माथे पर एक त्रिपुंड नजर आने लगा। अंडे की हालत पहले ही खराब हो चुकी थी, मगर अद्विका का ये बदलता रूप देखकर उसे अपनी बेवकूफी पर पछतावा होने लगा। उदय के हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे। हर कदम के साथ अद्विका और उसके बीच का अंदर कम होने लगा था।
उदय ने जैसे तैसे अपनी हिम्मत की और बोला, अद्विका देखो, मेरा तुम्हारे साथ का कभी गलत करने का इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें अपना प्यार दिखाना चाहता था। मुझे मुझे माफ कर दो, इसके बाद मैं कभी तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये सुनकर अद्विका जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे तो शक होता है कि तू सच में कोई काबिल डॉक्टर है या सिर्फ तू तुक्के से डॉक्टर बना है। तुझे एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस वक्त तूने मुझे किडनैप करने की सोची उसी वक्त तेरी नर्क में एक सीट बुक हो गई थी। इतना कहकर अद्विका ने अपने हाथ में अपनी तलवार निकाली, जिसे देखकर अब उदय ने अपनी पैंट ही गीली कर दी। उसकी जान उसके गले में अटक गई थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि अद्विका के हाथों में हवा से तलवार आई थी। उसे अब अच्छे से पता चला था कि उसने किसी आम लड़की को नहीं छेड़ा है। ये लड़की बेहद खतरनाक और डरावनी है। अद्विका ने उस तलवार को उदय के गले पर रखा तो उसकी नजर वही टेबल पर रखे नींबू पर गिरी। अद्विका ने उस नींबू को उठाया और तलवार की नोक पर लगाया। उसके बाद अद्विका ने फिर से उदय के गर्दन पर वह तलवार रख दी। तभी अद्विका उदय से बोली, तूने एक दानव की तरह हरकत की है तो उसकी सजा तेरे वध से होगी, ताकि तेरी आत्मा जब नर्क में जाए तो उसे और अच्छी ट्रीटमेंट मिले। इतना कहकर अद्विका ने अपने दांत भींचे और जोरदार दहाड़ के साथ दोनों हाथों से तलवार को उठाया और एक ही झटके में उदय का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। उदय के सिर के गिरते ही पूरे विला के अंदर खून का फव्वारा निकल गया, जिसमें अद्विका भी भीग चुकी थी। अद्विका उसके बाद आराम से चलते हुए गेट तक आए और उसके बाद उसने अपने हाथ में एक आग का गोला प्रकट किया और उसे उस विला के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा का पूरा विला बर्बाद हो गया। अब इस जगह पर कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद अद्विका ने अपनी आंखें बंद की और इसका रूप फिर एक बार नॉर्मल हो गया। अद्विका ने एक मुस्कान बिखेरी जो बेहद मासूम थी, फिर वह गाना गुनगुनाते हुए अपने कार में बैठकर वहां से चली गई। इधर शौर्य के विला पर समीर गिल दुष्यंत और रागिनी को लेकर शौर्य के सामने खड़ा था। समीर ने शौर्य को देखकर कहा, शौर्य तुम कितनी भी कोशिश करो और दुनिया को चिल्लाकर बताओ कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप नहीं है, मगर असलियत तो यही है कि ये तुम्हारे माँ बाप है। जिस तरह मैं अपने बेटे से मिलने चाहता हूँ उसी तरह ये दोनों भी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर शौर्य एकदम शांति से समीर को देखने लगा। शौर्य भी आज जानना चाहता था कि असल में समीर उसे ये करके क्या बताना चाहता है। तभी समीर आगे बोला, शौर्य तुम्हें मुझे और इन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि अभिमान और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। मुझे पता है जब अभिमान की माँ मुझे देखे तो वह मेरी बात समझ जाएगी। प्लीज हमें एक बार चांस दे दो। शौर्य को समीर की दलील अधूरी और बेस्वाद लगी। उसने समीर को देखकर कहा, मजा नहीं आया समीर, जरा कुछ और भी बोलो ताकि मैं आज कन्विंस हो जाऊं। शौर्य की बात सुनकर अब समीर अचानक से चुप हो गया। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उसने फिर एक बार दुष्यंत की ओर देखा ताकि वह कुछ तो बोले। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली, फिर वह शौर्य से बोला, शौर्य मुझे पता है कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन अब तुम बड़ा दिल रखकर तुम हमें माफ कर दो। हमारी तरह समीर भी अपने बीवी और बेटे का अपराधी है, उसे भी अपने परिवार से माफी मांगने का मौका दे दो। दुष्यंत की बात को शौर्य ने बड़े शांति के साथ सुना, फिर वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसके ऐसा करते ही सभी लोग हड़बड़ा गए, लेकिन तभी शौर्य ने हाथ दिखाकर उनसे कहा, चिंता मत करो, मैं अभिमान और उसके मां को लाने जा रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर शौर्य तो वहां से निकल गया, लेकिन दुष्यंत, समीर और रागिनी वहीं बैठे रहे। दूसरी तरफ बड़े दादाजी और उनका पूरा परिवार और जामवाल दादाजी दुष्यंत और रागिनी को गुस्से से देख रहे थे। विराज की मां को उन्हें देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने एक ताना रागिनी की ओर फेंककर मारा, रागिनी अगर आज भी तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाया होता तो क्या तुम उसके लिए इतना गिड़गिड़ाती? नहीं ना, तुमने अपना बेटा उसी दिन खो दिया जिस दिन शौर्य ने समुद्र में छलांग लगाई थी। अब बार बार उसके जिंदगी में आकर उसके पुराने जख्म ताजा क्यों करती हो? तुम अब निपुत्रिक औरत हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम शौर्य के बिना जिंदा जीने की आदत डालो जैसे पहले तुम सोचती थी। तभी दूसरे नंबर की चाची भी बोली, मैंने इनके जैसे बिहार लोग कभी नहीं देखे। एक ने पैसों के पीछे अपने परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए लावारिश की तरह 20 सालों तक छोड़ दिया, तो दूसरे ने अपने ही बेटे को 20 सालों तक अपने ही घर में रखकर उसे कई बार जान से मारने की कोशिश की। लेकिन बेशर्मी की हद तो तब हुई जब ये तीनों आज अपने बेटों से भीख मांगने के लिए यहाँ आए हैं। परिवार के लोगों की बातें उन तीनों को सुई की तरह चुभ रही थी। तीनों भी इन बातों से तिलमिला उठे थे, पर इन्होंने कही हर बात सच थी।
इधर डिमेंसी के अंदर अभिमान अपनी साधना कर रहा था तो उसकी माँ लड़कियों के साथ मिलकर वहां पर छोटे मोटे काम कर रही थी और हर एक दिन खुशी और मजे के साथ बीता रही थी। उसे यहाँ पर आने के बाद न पैसों की चिंता थी न ही जिंदा के गुजरे के लिए हर दिन काम ढूंढने जाने की जरूरत थी। यहाँ सब कुछ उसे उसकी इच्छा अनुसार मिलता था। इस वक्त शौर्य उनके सामने खड़ा था। शौर्य ने आते ही सबसे पहले अभिमान को उसकी साधना से जगाया। उसके बाद वह उसके साथ उसकी माँ के सामने आ गया। अभिमान के माँ का नाम सरला था और वह अपने जवानी में बेहद नाजुक और खूबसूरत थी। अब उम्र ढल जाने की वजह से उनके चेहरे पर हल्की झुर्रियां दिख रही थी। पर डायमेंशन के अंदर आते ही अभिमान ने तरह तरह की दवाइयां बनाकर उसकी माँ को उसने लगभग अमर बना दिया था। शौर्य ने उन्हें देखा और बोला, आपके पति परमेश्वर आप दोनों से मिलने की जिद पकड़कर मेरे घर पर बैठे हैं। क्या आप उनसे मिलने चाहेंगी? शौर्य का ये सवाल सुनकर सरला जी थोड़ी डर गई। उसे वह भयानक रात याद आई। उसने अपनी नजरें चुराई। तभी ये देखकर शौर्य बोला, मुझे लगता है कि आपने आपके बेटे से कुछ बातें छुपाई है। क्या आप बाहर जाने से पहले इस बात को बताने की मेहनत करेंगे? शौर्य की बात सुनकर सरला जी ने पहले तो अपनी आंखें इधर उधर घुमाई पर उसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, दरअसल मुझे उस घर से मेरे पति ने ही धक्के मारकर बाहर निकाला था। उस वक्त मैं 8 महीने की गर्भवती थी। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालते वक्त एक बार भी मेरे कोख में पल रहे बच्चे के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए आज अगर वह मेरे सामने अपना सिर भी काट कर रखे तो मैं उस आदमी को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। उल्टा मैं उसे कहीं जान से ना मार दूं। मुझे पूरी गिल फैमिली से नफरत है। अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं उनका अस्तित्व मिटा दूंगी पर फिलहाल अब मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है। ये सुनकर इधर अभिमान की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि गिल फैमिली उसके माँ के साथ ऐसा बर्ताव करेगी। अभिमान ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। तभी उसे शौर्य को आवाज सुनाई दी, ओ अभिमान जरा ठंड रखोए, इतना भी ज्यादा तनने की जरूरत नहीं है। अगर तू कहे तो पूरे गिल परिवार का मैं नामो निशान मिटा सकता हूँ। पर इस वक्त मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस समीर का चेहरा एक बार देख लो। उसने मेरे साथ भी एक चाल चली है जिसकी सजा भी तो उसे मिलनी बाकी है। शौर्य की बात सुनकर अभिमा और उसकी माँ इस बात पर मान गए। शौर्य ने फिर अपना हाथ घुमा दिया और तीनों अगले ही पल शौर्य के कमरे के अंदर थे। शौर्य उन तीनों को लिविंग रूम में लेकर आ गया। जब समीर ने सरला को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सरला आज भी उतनी ही खूबसूरत दिख रही थी जितनी वह अपने जवानी के दिनों में थी। शौर्य ने उन दोनों को समीर के सामने बैठने के लिए कहा। वो दोनों जैसे ही अपनी जगह पर बैठ गए समीर तुरंत अपने घुटनों पर सरका के सामने आया और बोला, सरला बीती बातों को भूल जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और इसीलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसके इतना कहते ही समीर के सीने पर एक जोरदार लात पड़ी और वह उड़कर दरवाजे तक चला गया। घर की औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये लात अभिमान ने समीर को मारी थी। अभिमान ने फिर आगे बढ़कर उसे कॉलर से उठाया और गुस्से से बोला, मुझे यकीन नहीं होता, तूने मेरी माँ को पहले अपने घर से बेइज्जत करके निकाला और आज तू मेरी माँ से माफी की भीख मांग रहा है। तुझे पता है हम माँ बेटों ने हमारी जिंदा किस हालात में काटी है। हमारे लिए तुम्हारा गिल खानदान मर चुका है और अगर तुमने इसके बाद फिर एक बार हमें पेरिस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे उस गिल खानदान को खत्म कर दूंगा। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता। इतना कहकर अभिमान ने समीर को बाहर फेंक दिया। तभी शौर्य उठा और अपने माता पिता को देखने लगा। शौर्य की नजरें ही काफी थी रागिनी और दुष्यंत को डराने के लिए। दुष्यंत शौर्य के बिना कुछ बोले वहां से उठ गया और रागिनी को लेकर निकल गया। आज पहली बार दुष्यंत की आंखों में शौर्य ने आंसू देखे थे मगर शौर्य ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तभी शौर्य ने समीर को देखा जो कि बाहर दर्द से कराह रहा था। समीर गिल, एक बात याद रखना कि अभिमान अब मेरे परिवार का हिस्सा है। अगर इसके बाद उसे तुमने डिस्टर्ब किया तो मैं खुद कनाडा आकर तुम्हारे गिल परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। और मैं भी बिल्कुल मजाक नहीं करता। क्या शौर्य का अपने माता पिता से रिश्ता कभी सही होगा भी? क्या शौर्य उन्हें शादी में बुलाएगा? क्या करेगा अब समीर?